आज हम बात करने आए हैं चैप्टर 3 के अंदर। मेन हमारा जो टॉपिक है आज का वो फोकस पॉइंट रहेगा कोलराउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, कोलराउस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। सो बात कर लेते हैं कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन, सॉरी कोलराउस लॉ के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू कंडक्टिविटी कितना आपका फ्लो किया जाता है या फिर कितना बढ़ जाता है। ठीक है, वीकेंड से कितना इंक्रीज हो जाता है इन केस अगर आप क्या करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं। और हमने पढ़ा था इनफिनिट डाइल्यूशन पे क्या परिस्थितियां या क्या सिचुएशंस उनके साथ बनती हैं। नाउ अब डिस्कस करने आए हैं हम कि भाई अगर हमें इनकी मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर करनी हो तो कैसे मेजर किया जाएगा। तो हमने क्या कहा कि हमने वो पॉइंट उठा लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कि अगर स्ट्रॉन्ग, खास तौर पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन केस आप इनफिनिट डाइल्यूशन करते हैं तो इनफिनिट डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जो हो जाते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। और उस बेसिस पे कोलराउस ये कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके जो ये आयंस हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी पूरी तरह से मोलर कंडक्टिविटी की। Why? Because in case आप NaCl यूज कर रहे हैं और NaCl आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूट के आपका Na+ और Cl- में डिवाइड हो रहा है, टोटल आयंस उसके Na+ और Cl- में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कोलराउस कि भाई NaCl के थ्रू जो मोलर कंडक्टिविटी या फिर जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी क्या की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, वो एग्जैक्टली इक्वल होगी किसके, जो Na+ के थ्रू मोलर कंडक्टिविटी आपकी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, और Cl- के थ्रू जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी आपकी कंडक्ट की जाएगी उसके सम के बराबर। ठीक है, कैसे? क्योंकि आयंस में टूट जाने के बाद Na+ कितना मोलर कंडक्टिविटी जनरेट कर रहा है, Cl- कितना मोलर कंडक्टिविटी जनरेट कर रहा है, उनका अगर हम सम करेंगे तो एग्जैक्टली जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकल रही है या टोटल मोलर कंडक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो मेजरमेंट इशू है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो है मेजरमेंट इशू की, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो प्रॉब्लम है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम क्या है कि 100% डिसोसिएशन थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, इनफिनिट डाइल्यूशन वाली बात हम जरूर रख सकते हैं बट इनफिनिट डाइल्यूशन भी मुश्किल है और इनफिनिट डाइल्यूशन पे भी 100% आपका डिसोसिएशन थोड़ा मुश्किल रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का किस तरीके से आप मेजर करेंगे अगर मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके ऊपर भी हमने बात की कि डिटरमिनेशन कैसे करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी कैसे आप क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कोलराउस जो थे वो कोलराउस इस फैक्ट पे आए कहां से और इस फैक्ट पे पहुंचे कैसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एग्जैक्टली कुछ एनायंस और कुछ कैटायंस के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, और उनकी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर स्टडी किया। क्या देखा, KCl को देखा और NaCl को देखा। ध्यान रखिएगा हम सेम एनायन की बात कर रहे हैं, सेम एनायन का मतलब आप Cl की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl और Cl आपके सेम है, सेम एनायन होने की वजह से। ठीक है, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ये अलग आपका इलेक्ट्रोलाइट है और ये अलग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी आपकी अलग अलग निकलेगी 100%। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि इनके बीच का हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया 23.41। ठीक है, ये 23.41 जो है वो इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, जो एनायन था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, एनायन को चेंज कर दिया तो Cl की जगह Br ले लिया, Kbr ले लिया और NaCl की जगह NaBr ले लिया। तो एग्जैक्टली आपने क्या किया है, अब एनायन आपने दूसरा रख दिया है। ठीक है, दूसरा रखने पे आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटीज मिलेगी वो मिली। ठीक है, बट मोलर कंडक्टिविटी मिलने के बाद भी आपके पास जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा वो 23.41 ही मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये भाई Cl से Br पे आने पर, Cl से Br पे आने पर, हाँ माना कि KCl था तो KCl के ऊपर, KCl की मोलर कंडक्टिविटी 149.86 थी और Kbr की मोलर कंडक्टिविटी 151.91 थी। तो आप ये समझिएगा कि Cl से आप किस पे आए, Br पे आए, तो हाँ आपकी 2.06 आपकी क्या हो गई, 2.05 2.06 आपकी कुछ मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, माना कि। ठीक है, बट आपका जो डिफरेंस रहा, ठीक है, वो आपका क्या रहा, इक्वल रहा। इसका सेंस ये कहता है कि आपका K प्लस
Na+, ठीक है, इनके थ्रू भी मोलर कंडक्टिविटी में क्या किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक। और Cl और Br के थ्रू कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, दैट्स व्हाई आप यहां देख सकते हैं 149.86 से आपका बढ़ के कितना हो गया 1.9। देखिए ध्यान रखिए, Cl का कंट्रीब्यूशन, Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होता या फिर एनायन का कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होता तो ये वैल्यू जो बन रही है ये वैल्यू बढ़ती ही नहीं, ठीक है। और वैल्यू बढ़ रही है इसका सेंस क्या कहलाता है कि भाई आपके Cl माइनस और Br माइनस का भी अपना अपना इसके अंदर क्या है, कंट्रीब्यूशंस हैं। तो यही कहा है कोलराउस ने, यहीं से रीडिंग करके इसी के साथ आपके सेम एनायन लेके सेम केटायन लेके भी उन्होंने यही चीज की, और उसके थ्रू भी जो डिफरेंसेस निकाले वो भी आपका डिफरेंस जो था वो दोनों कंडीशंस में आपके डिफरेंसेस जो रहेंगे चेंज करके भी दिखा, तो डिफरेंसेस जो रहे वो क्या रहे, इक्वली आए। तो डिफरेंसेस इक्वल आने का मतलब क्या है कि भाई आपके एनायन का और केटायन का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na+ आपका जो है एनायन हुआ, सॉरी केटायन हुआ, और Cl माइनस आपका क्या हुआ, Cl आपका एनायन। तो NaCl के थ्रू टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, NaCl के थ्रू जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की जा रही है वो इक्विवेलेंट होगी किसके, इनके अलग अलग एनायंस और केटायंस के थ्रू प्रोड्यूस की जाने वाली मोलर कंडक्टिविटी के। अच्छा, ये आप कब कह सकते हैं, ये आप एकमात्र कंडीशन पे कह सकते हो जबकि आप इसका क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफिनिट डाइल्यूशन की कंडीशंस में, ठीक है, कोलराउस ने कहा है कि इनफिनिट डाइल्यूशन की कंडीशन में आपके जो एनायंस होंगे, एनायंस होंगे और आपके जो केटायंस होंगे उनके थ्रू जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी प्रोड्यूस की जा रही है उसके सम के इक्विवेलेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये मेजरमेंट फैक्टर निकला हमारे पास कि कैसे हम किसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसके आयंस पे क्या रखती है, किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ, यहां से इस फैक्ट से कोलराउस ने ये रूल निकाला, ठीक है। कोलराउस ने रूल निकाला तो एक मैथमेटिकल इसका फॉर्म अपन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इससे भाई ये तो हमने NaCl की बात की, NaCl जो था वो Na+ और Cl- एक आयन की बात हुई, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आयंस की वैल्यू ज्यादा हो तो क्या कंडीशन बनेगी, लैम्डा इंफिनिटिव ऑफ NaCl will be इक्विवेलेंट ऑफ, यहां हमें लेने पड़ेंगे क्या, n प्लस लैम्डा इंफिनिटिव प्लस n माइनस लैम्डा इंफिनिटिव माइनस। अच्छा, ये वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। प्लस की जगह में यहां पे आप इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं, ठीक है, लैम्डा इंफिनिटिव रहने दीजिए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटिव निकालना है आप उसके लिए वैल्यू लिख सकते हैं, ये n+ और n- क्या है, ये n+ और n- एग्जैक्टली उन आयंस का नंबर है, कितने नंबर ऑफ आयंस जो है आपके क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ आयन आपके इनफिनिट डाइल्यूशन करने की वजह से आपके क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ आयंस आपके ये n+ और n- रहेंगे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे को मिल गई, ठीक है, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने की, ठीक है। ये मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर अपन लैम्डा m अपन लेते हैं, ठीक है, और लैम्डा eq लिखो तो भी यही सेम रहेगा कि लैम्डा eq लिख दो तो भी आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा, लैम्डा इक्विवेलेंट भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो भी आपका लैम्डा आपका इक्विवेलेंट की बात करेंगे इंफिनिटिव पे, लैम्डा इंफिनिटिव m अपॉन आपकी जो वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी आपको उसके अंदर डिवाइडेशन करते हैं, वही सेम मेथड है, ठीक है। इक्विवेलेंट और मोलरिटी में जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, वही आपका लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m में भी मोलर एक आपके कंडक्टिविटी में भी रहेगा, तो वो आपको वैलेंसी डिवाइड कर देनी, तो लैम्डा इक्विवेलेंट रह जाएगा। तो मैं ये मानूं कि भाई ये अगर मेरे को फाइंड आउट हो रहा है तो ये भी फाइंड आउट हो रहा है, एक तरीके से
ठीक है, ये फाइंड आउट हो रहा है। तो आप इसी तरीके से इससे ही आप क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। और इन केस किन्हीं एक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैलेंसीज +1 -1 है तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, उसके लैम्डा, उसके लिए आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए चाहे मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, दोनों ही आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये फैक्टर अपना क्लोज हो जाता है। ठीक है, कोलराउस ने क्या कहा हम समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ गया है। नाउ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या चीज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, हम इसके बारे में बात करें। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी हमें जब पता चल चुका है कि जो ये टोटल है कंडक्टिविटी वो इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं कह सकते, इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये तो आपका केटायन के थ्रू जो कंडक्टिविटी फ्लो की है, तो यही है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। पर्टिकुलर आयन के थ्रू, क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर आयन के थ्रू, ठीक है, जो कंडक्टिविटी आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस तो क्या सॉरी कंडक्टिविटी दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है, ठीक है, वो कंडक्टिविटी शो की जा रही है, वो कहला रही है आपकी क्या, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ये कह सकते हैं कि भाई ये जैसे मान लीजिए आपके किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 से 3 आयन्स हैं, तो उसमें जो एक आयन के थ्रू, ठीक है, पर्टिकुलर वन आयन के थ्रू जो आपके सिंगल अलग अलग आयन्स के थ्रू जो आयनिक कंडक्टिविटी आपकी शो की जा रही है, वो आपकी कहलाएगी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सिंगल एनायन के थ्रू तो हम इसे क्या कहेंगे, केटायन के थ्रू मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ये कहलाएगी। ठीक है, और एनायन के थ्रू मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या, जो पर्टिकुलर आयन है उसके थ्रू शो की गई कंडक्टिविटी। तो ये आपने बात आ गई। अच्छा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसका भी रीजन मैं आपको समझा देता हूं। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसको इसलिए बोलेंगे, क्यों, क्योंकि भाई वो लास्ट है। ठीक है, इनफिनिट डाइल्यूशन के बाद तो आपके कंडक्टिविटी फ्लो करेगा नहीं, तो वो उसकी लास्ट लिमिट है। ठीक है, Na+ के थ्रू लास्ट जोड़ लगाया जा सकता है, वो उतना ही लगाया जा सकता है, उतनी ही कंडक्टिविटी वो फ्लो कर पाएगा। इन केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। हमने KCl का ग्राफ बना के देख लिया था। ठीक है, लास्ट इन्फिनिटिव जो आपका लैम्डा इन्फिनिटिव पे पहुंचा था, उसके बाद उसके पास कोई कंडीशन नहीं थी कि वो और ज्यादा लैम्डा के अंदर क्या हो सके, अप हो सके। तो ग्राफ देखा था, वहां से हमें क्लियर हो जाता है कि ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये था कोलराउस का फैक्टर। ठीक है, आपने अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला पहला वाला वीडियो थोड़ा बहुत प्रॉपर देखा है, देखिए ये थोड़ा डिटेलिंग पार्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली मानते हैं कि भाई इसे शॉर्ट में भी निपटाया जा सकता था, पर बात वही है कि स्टोरी लाइन के थ्रू अगर अपन वर्क करें, ठीक है, आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे कि भाई क्या चीज पहले समझे, फिर दूसरी समझी, फिर तीसरी समझी, तो एक ट्रैक मिल जाता है अपन को। ठीक है, और ये चीजें हम लाइफ टाइम याद रखते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी है जो कोलराउस लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, इतना डिस्कस अपन ने इन सब के बारे में कर लिया है। कोलराउस लॉ बहुत छोटा सा फैक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर डिस्कशन कर लिया कि कहां से वो आया था और कोलराउस ने ये लॉ कैसे दिया था। अब अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ के बारे में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका क्या रहेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ऑब्वियसली इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ये लैम्डा m आपका किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है और लैम्डा इन्फिनिटी में आपका इन्फिनिट डाइल्यूशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये डिग्री, अब अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू अगर प्रॉपर्ली लिखना चाहे तो लैम्डा m की वैल्यू रहती है k मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, पहले हम लैम्डा m की वैल्यू लिखें, लैम्डा m की वैल्यू ये रहेगी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में अपन क्या लिख लेते हैं c। ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटिव m की बात करें तो अभी हमने बात की लैम्डा इन्फिनिटिव। ठीक है, n प्लस 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 n माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये हम दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अल्फा अपने पास क्या आ जाएगा, k का मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन c। ठीक है, और n प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटिव प्लस n माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटिव। राइट, ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। हाँ, तो ये आपने क्या मिला, आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपने फाइंड आउट किया है।
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है। आयनाइजेशन आपको आपके पास इसकी वैल्यू ये नहीं होगी तो आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले आपकी जो है आपके एप्लीकेशन वो आपने कवर की। सेकंड एप्लीकेशन की बात, आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट से आपको ये चीज याद आना चाहिए, हम निकालना चाह रहे हैं के, ठीक है, जो हमारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था, 7 चैप्टर के अंदर। तो के निकालना है हमारे को, तो वही वाली बात है भाई, पहले हमारे पास क्या था, HA था, फिर आयनाइजेशन हुआ तो H प्लस A माइनस हमने बनाया ना। HA की बात करें, अच्छा ये था पहले क्या, सॉरी 0 नहीं, ये तो था 1, ठीक है। कह सकते हैं आप यहाँ पे आप क्या, शुरुआत में आपके इनिशियल, ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और 0 था, तो ये हो जाएगा कितना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा और अल्फा। ऑब्वियसली अगर आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे इनकी, तो आपको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा एंड सी अल्फा एंड सी अल्फा, ठीक है। अब आपको के निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के इक्वल्स टू क्या होता है भाई, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अपॉन में, सॉरी सी एल नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए, और आपके अपॉन में इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास के है, आप इनकी कंसंट्रेशन रख दीजिए, ये कंसंट्रेशन रहेगी इनकी 1 माइनस अल्फा, तो सी से सी क्रॉस कर दीजिए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये के की वैल्यू आपके पास आती है अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा कौन सा, आयनाइजेशन कांस्टेंट रहेगा, और अल्फा की वैल्यू अभी अभी आपके पास आई है, दैट्स व्हाई आपको, ठीक है, ये भी आपका कोलरॉस लॉ का क्या रहेगा, आपका एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड हमने फ्री कर दी है। थर्ड आपकी है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफिनिट डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, किसकी बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले बात समझिएगा, ठीक है। इतनी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जो हैं वो टोटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब आयंस टोटल आराम से डिसोसिएट हो गए तो फिर कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के टोटल आयंस जो होंगे वो टोटली डिसोसिएट हुए या नहीं हुए, ठीक है, उसका प्रॉपर आपको अंदाजा नहीं रहता। तो अब अगर मान लीजिए आपको लैम्बडा ऑफ इंफिनिटी पे CH3COOH का फाइंड आउट करना है, किसका, CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है ऑब्वियसली, ठीक है। इसका आपको लैम्बडा इन्फिनिटिव निकालना है, ठीक है। तो लैम्बडा इन्फिनिटिव कैसे निकालना है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनके जो दोनों आयंस हैं, क्या बोल रहे हैं, इनके जो दोनों आयंस हैं उनसे रिलेटेड दो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसके हायर कीजिए मतलब कि आप लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इनके लिए, ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट किसका ले रहा हूं, आप ले लीजिए CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऑब्वियसली, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेसिक इलेक्ट्रोलाइट और बेसिक सॉल्टेज है। और दूसरा आपके पास आ जाता है एक और, अगर अपन ये आयन तो आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला था कि इसके दोनों आयन से रिलेटेड, ठीक है। तो सेकंड आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं HCl, ये आयन आपका इसके अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कवर करते रहिए, देखते रहिए। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐसा लेना है, क्या बोले, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐसा लेना है जिसके अंदर किसकी जो भाई इनके आयंस के अलावा जो दूसरे आयंस हैं इन दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, वो आपके यहाँ होने चाहिए। जैसे कि ये आपके CH3COOH तो इसके अंदर है, तो ये Na है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे Na आपका केटायन हो जाएगा, और H आपका जो है इसके अंदर है मतलब Cl, तो ये NaCl आपका
एक और थर्ड वाला आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप समझिएगा। अब तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप आसानी से कोलराउस लॉ आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और लगा के इनको प्रॉपर्ली आप फ्री कर सकते हैं, इनके आयंस को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहां आती है कि भाई तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, हमने किया क्या, मैं आपको वापस बता देता हूं। CH3COOH था। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि जब आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस जो हैं आपके, उन दोनों आयंस, वो दोनों आयंस किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हों, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको चुनाव करना है। जैसे इसके लिए हमने ये चुनाव किया CH3COONA और इसके लिए हमने चुनाव किया HCl। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमने चुनाव कर लिया। अब तीसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो चुनाव करना है आपको, कौन, इन दोनों के अलावा जो ये दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन दोनों में इन दोनों आयंस के अलावा, जैसे कि ये दोनों आयंस तो हो गए। ठीक है, अब इनके अलावा कौन से बचे, Cl और Na, ये दोनों आपके आयंस उसके अंदर होने चाहिए। तो ये दोनों आयंस आपके इसके अंदर है। ठीक है, आधी बात समझ में आपने तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। अच्छा, क्यों लिए हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा अभी। क्यों, क्योंकि हम इन पे कोलराउस लॉ यूज करेंगे। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं कि भाई हम इन दोनों को, ठीक है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। जैसे कि हम बात करें लैम्डा ऑफ, इनसे शुरू कर देते हैं, लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ CH3COONA क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटिव कोलराउस लॉ वाला CH3COO माइनस, ठीक है, और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस आ जाएगा यहां से। ठीक है, HCl की बात करें, लैम्डा इन्फिनिटिव HCl, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब थर्ड, लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ NaCl, लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ Cl माइनस। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा ही दिमाग लगाना है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस। अगर मुझे कहीं से भी ये वैल्यूज मिल जाती हैं, इनकी वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है भाई, लिक्विड, ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो ये कंडीशन होती। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, तो भी कंडीशंस तो यही है। ठीक है, तो आपके पास अब इनकी कैलकुलेशन डायरेक्टली आपके पास नहीं निकल सकती क्योंकि आपको इनके और इनके आयंस के बारे में आपको अंदाजा नहीं, पर इनके नहीं, पर इनके आयंस के बारे में तो आपको अंदाजा लग चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो है इन दोनों, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, आप सोचिए आपको ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ये वैल्यू आपको नजर आ रही है 1 और 2 पे। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये वैल्यू है और Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा है। अगर ये इक्वेशन थर्ड, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, और उसके अंदर से इक्वेशन थर्ड को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपके Na प्लस और Na प्लस खत्म, Cl माइनस और Cl माइनस, यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी खत्म हो जाएगी और बचेगा क्या, ये। तो इस बेसिस पे हम क्या निकाल पाएंगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। चेक करिए कैसे, लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है, आपके पास इक्वल्स टू अपन लिखे सीधे लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस कर रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na, सॉरी माइनस करें, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में रहता हूं तो माइनस बाहर रहता तो ये भी माइनस का बनेगा और ये भी माइनस का। ठीक है, तो Na प्लस से तो Na प्लस खत्म कर दीजिए, Cl माइनस से आपका Cl माइनस खत्म हो गया, बचेगा क्या, ये लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस एंड प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमने किया क्या था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके माइनस किया था थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई कहां से, आपके इसके और इसको, ठीक है, इसकी और लैम्डा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ के इसकी आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी
यही कहना चाह रहे हैं। तो हम टोटल आपका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। CH3COOH को गेन करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव ऑफ NaC। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अच्छा सर ना आप उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाल रहे हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे निकाल रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, किसकी मोलर कंडक्टिविटी किनकी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की है। अच्छा, इनकी तो मोलर कंडक्टिविटी आसानी के साथ निकल जाएगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दो को जोड़ के उनकी दोनों की मोलर कंडक्टिविटी जोड़ के इसकी उसके अंदर से माइनस करनी है। आपको किसकी मिल रही है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी निकल रही है, जो कि आप कोलरॉस लॉ से डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये भी एक एप्लीकेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगा किसका, कोलरॉस लॉ का। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर जो अपना है वो अपन देख लेते हैं। क्या है अपना लास्ट फैक्टर, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर इज नथिंग बट द आयंस कैलकुलेट, कह सकते हैं कि हम कैलकुलेशन ऑफ आयंस एग्जैक्टली, क्योंकि कितना नंबर ऑफ आयंस आपके उसके अंदर है, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कितना नंबर ऑफ आयंस जो है आपका उसके अंदर इन्वॉल्व है, पर्टिकुलर कितना नंबर ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है, के लिए कितना आयंस उसके पास है। जैसे अपन बात करें जैसे कि हम बात करें लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सब में बात करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है, किसका निकालना है लैम्डा। अच्छा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास जो n होगा, ठीक है, n नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, n प्लस इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर n प्लस अगर एनायन की केटायन की सॉरी केटायन की बात करें, ठीक है, केटायन के लिए n प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो n प्लस, अच्छा n प्लस एग्जैक्टली क्या कहला रहा है मैं आपको समझा दूं। ठीक है, n प्लस कहलाता है कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी पर्टिकुलर केटायन की थ्रू जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसका और जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी है उसका आप रेशियो ले लीजिए, ये आपका n प्लस, या फिर क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पर्टिकुलर एनायन या केटायन के थ्रू जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी मिल रही है उसका और टोटल मोलर कंडक्टिविटी का आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर मिल जाता है। जैसे कि n प्लस आप देख लीजिए, लैम्डा आपके पास है, ठीक है, लैम्डा प्लस, ठीक है, अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी। इस बेसिस पे बात करूं तो लैम्डा इन्फिनिटी किससे मिलके बना है, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। ठीक है, अच्छा ये एनायन केटायन दोनों, ये लैम्डा इन्फिनिटी इन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, वहीं पे n माइनस की बात करें तो लैम्डा माइनस लैम्डा इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा माइनस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, ये अपने पास वैल्यू है। ठीक है, और इस बेसिस पे अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या निकालेंगे, लैम्डा प्लस इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास क्या, n लैम्डा इन्फिनिटिव एंड लैम्डा माइनस अगर आप निकालना चाहें तो n लैम्डा इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्या आ जाता है, n आपके पास प्लस रहेगा और यहाँ पे n आपके पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी पर्टिकुलर अगर आपको निकालनी है और आपको फॉर्मूला दे रखा हो, आपको वैल्यू दे रखी हो n प्लस की और लैम्डा इन्फिनिटिव की, तो भी आप इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे। बाकी ये आपकी जो रहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर्स रहेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर्स का मतलब क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी पर्टिकुलर एनायन केटायन के थ्रू निकाली गई है या फिर जो मोलर कंडक्टिविटी एनायन के थ्रू निकाली गई है उसका टोटल मोलर कंडक्टिविटी के साथ रेशियो लेना कहलाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो वो भी आपकी पॉसिबल हो पा रही है किसके थ्रू, कोलराउस लॉ के थ्रू। दैट्स व्हाई कोलराउस लॉ की एप्लीकेशंस में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ के अंदर और बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे कोर्स में। ठीक है, हमारे कोर्स में कितनी हैं, 4। दैट्स व्हाई हमने 4 एप्लीकेशंस हमने यहाँ पढ़ी है, कोलराउस लॉ,
प्रॉपरली आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। इससे आगे फिर अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है, बिल्कुल कोलराउस लॉ से बिल्कुल ही हटके है।